नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नेमी टेक्निकल क्लासेस में। वक्त से लड़कर जो अपनी नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। आइए दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ अपने फाउंडेशन बैच का पहली क्लास। कौन सी क्लास है ये पहली क्लास है। और इस पहली क्लास में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? हम स्वास्थ्य और सुरक्षा को पढ़ने जा रहे हैं। यानी कि अपने जीवन में सुरक्षा और स्वास्थ्य जो है इसकी सबसे सर्व प्राथमिकता होनी चाहिए, सर्वप्रथम इसको स्थान दिया जाना चाहिए, है ना। तो जब आप इलेक्ट्रीशियन को पढ़ते हैं मेरे भाई, तो इलेक्ट्रीशियन को पढ़ने से पहले खुद की सेफ्टी के बारे में, खुद की हेल्थ के बारे में और खुद की सुरक्षा के बारे में आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि जब हम रहेंगे स्वस्थ, है ना, तभी जा करके दोस्तों हम काम कर पाएंगे, है ना। हम अपनी जो हमारा कर्तव्य है उन कर्तव्यों का निर्वहन कर पाएंगे। तो आइए जानते हैं। और इस बैच को शुरू करने का जितना एक्साइटमेंट मेरे अंदर है ना, हो सकता है कि आपके अंदर भी होगा। लेकिन मेरे भाई, आपको मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि इस क्लास को शिद्दत से देखिएगा और नोटबुक के साथ देखिएगा, ठीक है ना। क्योंकि इसमें इतना कंटेंट आपको मिलने वाला है कि आप अगर नोट नहीं करेंगे तो मेरी बात को याद रख लीजिए कि आपको भूल सकता है ना, भूल सकता है। तो ऐसा गलती आपको नहीं करना है। इस नोटबुक को ले लीजिएगा और शिद्दत से नोट करते जाइएगा। स्वास्थ्य और सुरक्षा हमारा पहला यूनिट है और इसमें कुछ चैप्टर हैं जिसको आज हम कंप्लीट करने वाले हैं, है ना। न्यू कंटेंट पे आधारित हमारा सेशन है और नया निमी पैटर्न्स पे आधारित, है ना, न्यू कंटेंट और निमी पैटर्न्स पर आधारित हमारे आज का ये क्लास होने जा रहा है। तो स्वागत है आप सभी का, बने रहिएगा। और हम अपने इस सेशन की शुरुआत करते हैं मेरे भाई, है ना। यहाँ पर बहुत सी चीज़ें लेकर के मैं आया हूँ। तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि आप अगर एक इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से आईटीआई कर रहे हैं या फिर आप कर चुके हैं, तो देखिए, हो सकता है कि अगर आप आईटीआई कर रहे हैं अभी वर्तमान में, तो आपको इतना कंटेंट कॉलेज से नहीं मिल पा रहा होगा जो आपके आगामी आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो। या फिर आप आईटीआई कर चुके हैं, है ना, तो मौज मस्ती में आपने आईटीआई बिता दिया। अब जो उस टाइम की लाइफ होती है ना, कॉलेज लाइफ जो होती है, उसमें तो हर कोई एंजॉय करता है। 2 साल यूँ समझिए कि आपने एंजॉय करते करते बिता दिया, है ना। पता ही नहीं चला कि आज हम नहीं पढ़ेंगे तो इसका खामियाजा हमें आगे भुगतना पड़ सकता है। तो आपने आईटीआई बिता दिया 2 साल का, लेकिन आपको सिलेबस समझ में नहीं आया, है ना। सिलेबस को आपने डीप में नहीं पढ़ा। लेकिन आप जब आज कंपटीशन में उतर रहे हैं ना मेरे भाई, तो आज आपको कंपटीशन का लेवल देख के डर लग रहा है ना। तैयारी तो छोड़िए, ठीक है। तो आज दोस्तों आपको आज से शुरू करना है अपनी तैयारी, बेहतरीन वाली तैयारी। उसके लिए हम शुरू कर रहे हैं कि इलेक्ट्रीशियन ट्रेड जो है इसका इंट्रोडक्शन क्या है। अगर मैं आपसे ये पूछ दूं कि इलेक्ट्रीशियन किसे कहते हैं, तो आपका एक शानदार सा जवाब होना चाहिए, सिंपल, कि भाई एक ऐसा कारीगर, एक पढ़ा लिखा एक ऐसा कारीगर जो कि निर्माण का कार्य जानता हो, जो कि मरम्मत का कार्य जानता हो और जो मशीनों की देखभाल करना जानता हो, है ना। जिसको ये तीनों काम आ गया वही इलेक्ट्रीशियन है, ठीक है। वही क्या है? इलेक्ट्रीशियन है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि भाई इनका इंट्रोडक्शन क्या है? इंट्रोडक्शन कि भारत के प्रति तैयार होने वाले आप सम्मानी इलेक्ट्रीशियन, विश्व में भारत को श्रेष्ठ राष्ट्र बनाने के आप महान तकनीकी योद्धा बने, हमारी ऐसी कामना है, हमारी ऐसी इच्छा है। आइए आपके जीवन यापन के राष्ट्रीय वर्गीकरण, है ना, 1986 जो डीजीईटी है, 1986 के नियम के अनुसार आपका जो मूल कर्तव्य है मेरे भाई, उस कर्तव्य को समझते हैं। अब यहाँ पर मुख्य पॉइंट एक है कि भाई डीजीईटी 1986 जो है, इस नियम डीजीटी 1986 में बनाया गया। तो डीजीटी का पूरा नाम क्या है? तो डीजीईटी का पूरा नाम होता है डायरेक्टरेट, है ना, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग, है ना।
ये इसका क्या है, ये इसका पूरा नाम है। लेकिन आज के टाइम पे अगर आप गूगल में सर्च करने जाओगे ना, तो गूगल में जब आप सर्च करेंगे तो आपको डीजीटी का फुल फॉर्म नहीं मिलेगा, डीजीटी का फुल फॉर्म मिलेगा। तो फिर आप कहेंगे सर ये टी कहाँ चली, सॉरी ई कहाँ चली गई है ना, ये कहाँ चली गई? तो ये जो है इसको अब हटा दिया गया। इसका मतलब क्या होता है, रोजगार। इसका मतलब क्या होता है, रोजगार। तो क्या अब आईटी करने से रोजगार नहीं मिलेगा? नहीं, ऐसी बात नहीं है। इसमें इन्होंने संशोधन किया है, डीजीईटी को हटा, डीजीईटी से ई को हटा करके डीजीटी कर दिया है। ठीक है, ये फर्क है। तो आप इस फुल फॉर्म को नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये जो आपका कर्तव्य होता है, अगर आपसे कोई पूछे कि आप इलेक्ट्रीशियन हैं, आपका क्या कर्तव्य है, तो आपको कर्तव्य बताना है डीजीईटी के अकॉर्डिंग, है ना, डीजीईटी के अकॉर्डिंग। तो क्या है वो कर्तव्य, उसको समझिए। इलेक्ट्रीशियन के मूल कर्तव्य की अगर मैं आपसे बात करूं, तो मूल कर्तव्य होता है कि इलेक्ट्रीशियन का कार्य करने से पूर्व सुरक्षा सावधानियां जानना। यानी कि अगर मान लीजिए कि आप एक इलेक्ट्रीशियन हैं और इलेक्ट्रीशियन का काम करते हैं, तो आपको पहले काम करने से पहले अपने खुद के सेफ्टी के बारे में पता होना चाहिए, खुद की सुरक्षा के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, ताकि आपको दुर्घटना का सामना न करना पड़ सके, है ना। सेकेंड है कि औद्योगिक प्रतिष्ठानों की कार्यशालाओं यानी कि वर्कशॉप, बिजली उत्पादन जहां पर करंट पैदा किया जाता है और उस करंट को ट्रांसमिट किया जाता है, फिर उस करंट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ना। इस पूरे सिस्टम को समझना, जिसको हम क्या कहते हैं, पावर सिस्टम। आपके सिलेबस में एक पावर सिस्टम नाम से यूनिट है, वो अपने आप में बहुत बड़ी यूनिट है। उस यूनिट का निचोड़ मैं आपको दूंगा, लेकिन वो आपके सेकेंड ईयर में है ना, आपके फाइनल ईयर में है, तो हम उसको मॉड्यूल 3 में कंप्लीट करेंगे। किसमें, मॉड्यूल 3 में। ये हमारा मॉड्यूल 1 का क्लास चल रहा है आज, ठीक। फिर है कि विद्युत यंत्रों या मशीनों की फिटिंग को जानना, मशीन कैसे फिट करना है, जो विद्युत यंत्र है ना, इस पे कैसे काम करना है, कैसे इसकी मरम्मत करना है, कैसे देखभाल करना है, इसको समझना आपका मूल कर्तव्य है। फिर है मेरे भाई औद्योगिक घरेलू प्रतिष्ठानों की वायरिंग को जानना, है ना। क्लीट वायरिंग कैसे किया जाता है, 2 क्लीट के बीच में कितना डिफरेंस होता है, गैप कितना होता है, और अगर 3 फेज का आपको वायरिंग करना है तो कौन सी वायरिंग है जो 3 फेज के लिए करी जाती है ना। कितने वोल्टेज के लिए कौन सी वायरिंग करी जाती है, अस्थायी वायरिंग कौन सी है, इसको आपको समझना होगा, ठीक है। हम बिल्कुल बेसिक सी चीज़ों को समझ रहे हैं। हम ये समझ रहे हैं कि एक ऐसा छात्र हमारे सामने है जिसको कुछ भी नहीं आता, है ना, उनको भी हमें लेकर के साथ में चलना है। फिर विद्युत मोटरों, ट्रांसफॉर्मर, माइक्रोफोन, स्विच गियर, प्रकाश फिटिंग को समझना, लाइटिंग फिटिंग को आपको समझना है ना। इल्यूमिनेशन नाम से आपका एक सिलेबस है कि नहीं है, बताओ आप मेरे को, है ना। तो देखिए यहां आप बेसिक चीज़ों को पढ़ रहे हैं, बेसिक सी चीज़ों को पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। फिर है घरेलू विद्युत उपकरण जैसे पंखा, कूलर, प्रेस, गीजर, फ्रिज, टोस्टर, हीटर, वाटर कूलर और वाइंडिंग, इनको समझना है। एसी डीसी वाइंडिंग नाम से आपके सिलेबस में है कि नहीं, बताओ आप मुझे पहले, है ना। तो यहाँ पर देखिए बेसिक में आप यहाँ पर कंप्लीट कर रहे हैं, है ना। वाटर कूलर वगैरह हो गया, प्रेस, गीजर, ये सब आपके सिलेबस में है। इन सबको आपको समझना है डिटेल से, है ना। कूलर, पंखा। फिर है विद्युत मशीनों के स्टार्टर, सबमर्सिबल पंप हो गया, जेट पंप, अल्टरनेटर, डीसी जनरेटर, इनके मेंटेनेंस को समझना। आपका जो मैंने तैयार किया है उसमें मॉड्यूल 3 में आपका टोटल मशीन है, सिंगल फेज मशीन, है ना, 3 फेज मशीन, डीसी मशीन, डीसी जनरेटर और अल्टरनेटर, ये सब कुछ मॉड्यूल 3 में है। और यहाँ पर देखिए फर्स्ट में ही आप बेसिक चीज़ों को कवर कर रहे हैं, तो ये जो है आपके आगे सिलेबस में मिलेगा। बैटरियों की चार्जिंग को मरम्मत करना, है ना, कैसे बैटरी को चार्जिंग किया जाता है, कितने टाइम में बैटरी चार्ज होती है ना, इसके मेंटेनेंस को समझना। और तो बैटरी जो है आपका ये भी एक यूनिट है, बैटरी भी अपने आप में एक बड़ी यूनिट है, उसको भी हम कवर करेंगे। ये भी आपके एक बेसिक मूल कर्तव्य है ना। विद्युत यंत्र जैसे कि मैगर, अर्थ टेस्टर, वाट मीटर, फ्रीक्वेंसी मीटर, पावर फैक्टर मीटर, ऊर्जा मीटर की मरम्मत, दोष ठीक करना, ये सब आपका मूल कर्तव्य है। अगर आपसे कोई एक बात में पूछे कि भैया एक इलेक्ट्रीशियन आप हैं, तो
आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो आप इनमें से ना मेरे भाई, इनमें से ये जो 8-10 मैं आपको बता रहा हूँ, इनमें से किसी भी एक को आप बता देना। इसका PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ठीक है ना, टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा। फिर विद्युत यंत्र मैगर, ये हो गया। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की जानकारी और पैनल का संचालन, पैनल का ऑपरेशन कैसे होता है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को आपको समझना है, इन्वर्टर कन्वर्टर जो होते हैं ना, और जो लॉजिक सर्किट होते हैं, ये सब कुछ आपको समझना है। ये आपका बेसिक काम है। ये क्या है, ये आपकी बेसिक काम होती है। फिर एक इलेक्ट्रीशियन, देखिए अगर आप ITI कर रहे हैं तो कोई ज़रूरी नहीं, बहुत से छात्र ऐसे इस मकसद से ITI करते हैं कि हम अपना खुद का रोजगार खोलेंगे। बताइए बात सही है कि नहीं। बहुत से ऐसे होते हैं। जब हमारे जहाँ पे मैं मध्य प्रदेश के सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट से हूँ, तो हमारे यहाँ आदित्य बिरला ग्रुप का एक हिंडाल्को नाम से कंपनी आई। तो जब वो कंपनी आई ना, तो जो स्थापित वाले थे उनको ये कंपनी खुद ITI 6 महीने का कराया। तो क्या इस पर्पज से इन्होंने ITI कराया कि हम इनको सरकारी नौकरी देंगे? नहीं, इस पर्पज से इन्होंने नहीं कराया। इन्होंने ITI कराया कि ITI करा करके एक सर्टिफिकेट इनको मिल जाए और कुछ नॉलेज मिल जाए, कुछ जानकारी मिल जाए, इसके बाद हम इनको रख लेंगे। या फिर कुछ लोग ऐसे भी ITI करते हैं जो खुद का अपना पर्सनल रोजगार चालू करना चाहते हैं, है ना। तो इलेक्ट्रीशियन जो है ये रोजगार पाने के अवसर के भी चांस देता है। तो अवसर कहाँ पर, सभी प्रांतों के विद्युत बोर्ड, यानी कि जैसे कि मध्य प्रदेश में लाइनमैन की वैकेंसी आती है, लाइन अटेंडेंट की वैकेंसी आती है, ट्रेनिंग ऑफिसर की वैकेंसी आती है। वैसे ही यूपी में वैकेंसी आती है, UPPCL, UP आर्विनल, ठीक है। बिहार में आती है BSPSCL के नाम से। अभी राजस्थान में वैकेंसी आई हुई है। हर प्रांत, हर स्टेट में वैकेंसी का आना तय रहता है। अगर आपने ITI कर रखा है तो फिर आपको दोस्तों यहाँ पर अवसर मिलता है। फिर भारतीय रेलवे, अभी रेलवे में ALP की भी वैकेंसी रनिंग में चल रही है, जहाँ पर ITI मांगी जाती है। टेक्नीशियन की भी वैकेंसी रनिंग में चल रही है, उसमें भी ITI मांगा जाता है। ग्रुप D की चल रही है रनिंग में, ITI मांगा जाता है। तो आप समझिए कि ITI का स्कोप कितना ज़्यादा है, समझ रहे हैं। फिर भारत सरकार के उपक्रम जैसे कि ISRO, DRDO, है ना, BARC, NPCIL, है ना, बहुत सारे ऐसे भारत सरकार के इंटरप्राइजेज हैं जहां पर सरकारी नौकरी के लिए आपको अवसर मिलता है। क्लियर है, यहां से आप रोजगार पा सकते हैं। फिर शासकीय, अर्धशासकीय, अर्धशासकीय का मतलब सेमी गवर्नमेंट, जैसे आपका कोल माइंस, हमारा जो कोल माइंस है सिंगरौली वाले, ये अर्ध सरकारी है, ठीक है ना। यहाँ से आपको नौकरी के लिए अवसर मिलता है। सार्वजनिक लिमिटेड फैक्ट्रियाँ जो होती हैं प्राइवेट, वहाँ पर मिलती है ना। स्विच गियर बनाने वाली फैक्ट्री, व्हीकल की वायरिंग या ऑटोमोबाइल वर्कशॉप में, ऑटोमोबाइल्स में जैसे कि आपका आइसर कंपनी हो गया, टाटा कंपनी हो गई, है ना, महिंद्रा हो गया, मारुति सुजुकी हो गई, यहाँ पे भी आपको प्राइवेट नौकरी के मौका मिलते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका इलेक्ट्रीशियन करने का एक मतलब कि अगर आप इलेक्ट्रीशियन कर लेंगे तो रोजगार के लायक आप हो जाएंगे, ठीक है ना। क्या हो जाएंगे आप? रोजगार के लायक हो जाएंगे, ठीक। तो ये बेसिक सी चीजें हैं। इसमें इस यूनिट में आपको बहुत कुछ वैसा नहीं मिला, कोई फॉर्मूला आपको याद करना है ना, कोई कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना है। यहाँ पर बेसिक चीजें पढ़ रहे हैं और बेसिक चीजों को पढ़ते हुए, सीखते हुए हम आगे बढ़ेंगे, 1 by 1 स्टेप लेकर के आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पर देख सकते हैं आप कि जब आपने ITI कर लिया तो रोजगार की संभावनाएं क्या है, रोजगार की संभावनाएं क्या है, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ये आपके एग्जाम में आता है। रोजगार की क्या संभावना है? रोजगार की संभावना कि शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में मोटर व स्टार्टर की मरम्मत सेवा केंद्र की स्थापना कर सकते हैं, यानी कि खुद का आप अपना एक छोटा सा दुकान डाल सकते हैं, जिसको आप कह सकते हैं ना, जहां पर मोटर की वाइंडिंग, रीवाइंडिंग वगैरह कर सकते हैं और अपना जीवन यापन कर सकते हैं, ठीक है, अगर सरकारी नौकरी इन्हें लगी तो। स्वयं की विद्युत सामग्री का व्यवसाय शुरू करना, यानी कि खुद का एक दुकान खोलना ऐसा जहां पर होलसेल का काम करना या फिर छोटी मोटी चीज़ों को बेचना, जैसे कि आपको हो गया वायरिंग का सामान हो गया, वायर हो गए, केबल हो गया, है ना, ये सब कुछ बेचना, इसका भी आप काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे आपको बताया गया है यहाँ पर कि आप
खुद की, है ना, स्वरोजगार की क्या क्या संभावना है, तो ये कुल 8-10 संभावना है ना। इससे भी और भी ज़्यादा है, लेकिन ये मोस्टली जो था वो मैंने आपको बता दिया। फिर देखिए सुरक्षा सावधानियाँ, सेफ्टी प्रिकॉशन। क्या है सेफ्टी प्रिकॉशन? यानी कि कहने का मतलब मेरा यह है कि आप अगर एक इलेक्ट्रीशियन हैं, आप इलेक्ट्रीशियन आपने कर लिया कंप्लीट कोर्स, अब आपको काम करना है इलेक्ट्रीशियन का, लेकिन इलेक्ट्रीशियन का काम करने से पहले आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना होगा वो देखिए, सुनिएगा। सावधानी हटी दुर्घटना घटी, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो दुर्घटना न घटने पाए इसलिए कौन सी सावधानी को हमें फोकस करना होगा, कौन सी सावधानी को हमें ध्यान देना होगा? तो वो सावधानी बताई जा रही है कि कार्य में रुचि ना होना। यानी कि मेरे भाई अगर काम में रुचि नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है ना, तो दुर्घटना घट सकती है, दुर्घटना घटने के चांसेस बढ़ जाएंगे, है ना। तो काम में इंटरेस्ट नहीं है, बेशक मत करिए काम आप, लेकिन काम जब भी आप करें तो पूरे रुचि के साथ करें। कार्यस्थल का वातावरण सही नहीं होना, अगर वहाँ का इन्वायरमेंट सही नहीं है ना, हो सकता है कि आप ऐसा कुछ काम कर रहे हैं लेकिन वहाँ पर बहुत ज़्यादा डस्ट उड़ रहा है, बहुत ज़्यादा धुआं है, वहाँ पर चीज़ें आपको क्लियर विजिबल नहीं हो पा रही है, या फिर वर्कशॉप में आप हैं काम कर रहे हैं और वर्कशॉप में लाइट नहीं है प्रॉपर तरीके से, चीज़ें आपको दिख नहीं रही हैं सही तरीके से और आप काम पे लगे हुए हैं, तो ऐसे में दुर्घटना के चांसेस हैं, ऐसे मत करिएगा। उचित औजार उपक्रमों व मशीनों का अभाव होना, ठीक है। आपको कोई जॉब काटना है, आपके पास हेक्सा ब्लेड होना चाहिए, लेकिन हेक्सा ब्लेड नहीं है ना, आप कटर से काट रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कटर से काट रहे हैं। तो भाई आपको क्या है, उपकरणों का आपके पास अभाव है, लेकिन आप काम करने के प्रेशर में आप काम कर रहे हैं, तो ऐसे में भी दुर्घटना घट सकती है। कार्य करने का तरीका गलत होना, क्या होना? तरीका गलत होना, है ना। मैं कहता हूं कि अगर स्क्रू ड्राइवर है आपके पास तो स्क्रू ड्राइवर से स्क्रू को खोलिए, स्क्रू को कसिए, लेकिन आप स्क्रू ड्राइवर से अगर कान खुजाएंगे तो फिर क्या होगा? अब बताइए, ये भी क्या मुझे बताना पड़ेगा, है ना। तो ये भी एक कार्य करने का तरीका सही नहीं होना, ये भी दुर्घटना का एक बुलावा देना है। उचित वेशभूषा का प्रयोग न करना, है ना, ये तो कोई वो नहीं है। उचित वेशभूषा का प्रयोग न करना मतलब कि सही तरीके से सब कुछ अगर आपको आ रहा है ना, तो उचित वेशभूषा का प्रयोग नहीं भी करेंगे तो भी खतरा नहीं है। लेकिन फिर भी यहाँ पर इस लाइन को मेंशन करने का क्या पर्पस है मेरा? आपने 5E सुना होगा, है ना, नहीं सुना होगा तो नेक्स्ट क्लास या फिर उसके नेक्स्ट क्लास में हम 5E को पढ़ेंगे। 5E में एक E ऐसा आता है जिसमें कहा जाता है कि डिसिप्लिन में आपको रहना है, अनुशासन में रहना है आपको, है ना। तो ये अनुशासन को बता रही है। कार्य करते समय अनुशासनहीनता करना, ठीक है ना, कार्यस्थल अथवा घरेलू तनाव होना, ठीक है ना। बीवी से लड़ करके आए हैं और यहाँ पर क्या चला रहे हैं? यहाँ पर आरी चला रहे हैं, यहाँ पर क्या कर रहे हैं? हथौड़ा मार रहे हैं, ठीक है ना, हथौड़ा मारने का काम कर रहे हैं और मारना हथौड़ा कहीं और है और मार रहे हैं आप कहीं और। इस केस में क्या होना? दुर्घटना होना है, ठीक है ना। तो घरेलू अगर तनाव है भैया, है ना, कोई घर का कोई स्ट्रेस है आपके दिमाग में, तो फिर छुट्टी कर लो आप उस दिन, ठीक है ना। किसी बहाने तो आपको छुट्टी मिल जाएगी, तो आप छुट्टी कर लो, या फिर सही तरीके से, है ना। ऐसा नहीं कि आप मेंटली कहीं और हैं और फिजिकली यहाँ हैं और फिर काम यहाँ कर रहे हैं, दिमाग कहीं और चल रहा है, ठीक है ना। आप सोच रहे हैं किसी और के बारे में कि भाई अरे वो क्या कर रही होगी अभी, है ना, कितना जल्दी काम को निपटा दूँ मैं, फ़ोन लगा के एक कॉल बात कर लूँ, ठीक है। तो ये दिमाग में नहीं चलना चाहिए। आप यहाँ पर खड़े हैं तो आपका शरीर तो यहाँ है, लेकिन आपका मन भी यहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो ऐसा आप अगर काम करेंगे तो एक बहुत अच्छा, है ना, एक बहुत अच्छा, एक वेल स्किल्ड आप इलेक्ट्रीशियन कहलाएंगे, माने जाएंगे और आने वाले टाइम पे आपको आपके अंदर एक टीम गठित करके दे दिया जाएगा, आप उस टीम के हेड बन जाएंगे, है ना, ठीक है। तो ये सब कुछ आपको समझना होगा। फिर आपका आता है कि विद्युत संपर्क में आए व्यक्ति को छुड़ाना, यह भी आपके लिए सीखना बहुत जरूरी है। सुनिएगा, विद्युत के संपर्क में आए व्यक्ति को छुड़ाना, लेकिन मैं हकीकत आपको बताऊं कि जब भी ऐसी दुर्घटना घटती है, जब भी ऐसी आफत आती है, तो लोग क्या करते हैं? दुम दबा के
भाग जाते हैं या फिर लगते हैं चिल्लाने। देखिए, अगर वहाँ पर कोई नहीं है तो चिल्लाने से भी कोई फ़ायदा नहीं है, और अगर दुम दबा के भागते हैं आप तो भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो क्या करना चाहिए बेसिक, वो आप समझिएगा। मशीन हो या उपकरण हो, इसका मेन स्विच ऑफ कर दें, ठीक है ना। अगर किसी व्यक्ति को करंट लगा हुआ है तो उस मशीन में जो करंट सप्लाई आ रही है उसको आप स्विच ऑफ कर दें, यानी कि बंद कर दें, अथवा उसकी मेन लीड का प्लग टॉप निकाल दें, अथवा विद्युत लाइन के मेन स्विच को ऑफ कर दें। कुल मिलाकर के जो सप्लाई आ रही है उस मशीन में या उस उपकरण में, उस इनकमिंग सप्लाई को ही आप डिस्कनेक्ट कर दें। अब इसमें आप ये कहेंगे कि सर मान लीजिए कि जो इनकमिंग सप्लाई आ रही है, ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है कि हम उसको वहाँ पर बंद कर दें। ऑप्शन है बट कुछ दूर है, और वहाँ तक जाते भर में, प्लग निकालते भर में तो ये हो जाएगा फिर राम नाम सत्य। तो ऐसे केस में क्या करें, है ना, उसका भी इलाज है, ठीक है ना। उसका इलाज ये है कि यदि उपरोक्त कुछ भी कर पाना कठिन हो, सुनिएगा, अगर उपरोक्त कुछ भी कर पाना कठिन हो तो स्वयं रबर की चटाई, सूखी लकड़ी की वस्तु और प्लास्टिक की मोटी वस्तु आदि पर खड़े होकर पीड़ित को खींचकर विद्युत संपर्क से छुड़ाएं। समझ में आ गया? आया ना समझ में? रबर की चटाई लीजिए या फिर सूखी लकड़ी लीजिए, ऐसी वस्तु आपके पास होना चाहिए, या फिर ऐसे वस्तु का इस्तेमाल आप लीजिए जिसमें से करंट का प्रवाह ना हो सके। उसकी मदद से आप उस पर खड़े होकर के आप उस इंसान को, उस पीड़ित व्यक्ति को खींचकर विद्युत के संपर्क से छुड़ाएं, है ना। आपके बुक में भी यही लिखा हुआ कि खींचकर विद्युत संपर्क से छुड़ाएं, लेकिन नंगे हाथों से आप कभी भी छूने की गलती मत करिएगा, ठीक है ना। मैं मानता हूं कि आप रबर में खड़े रहेंगे, आपको इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगेगा, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लग भी जाता है, ठीक है ना। तो आपने क्या करना है कि कई बार ऐसा होता है कि सूखी लकड़ी से उसको डंडे मार करके छुड़ाया जाता है ना, डंडे मार करके छुड़ाया जाता है। तो जब भी आप ऐसा करें तो बड़ी सावधानी से आपको काम करना है, ठीक है ना। रिस्क उठाना है, क्योंकि सामने वाले इंसान की, सामने वाले पीड़ित व्यक्ति की हमें जान बचाना है, लेकिन दोस्तों उसकी जान बचाने के चक्कर में अपनी भी जान जोखिम में नहीं डालना है ना। यानी कि दो जान की नुकसान न होने पाए, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। फिर क्या है, यह ध्यान रखें कि विद्युत संपर्क से छुड़ाते समय पीड़ित झटके से भूमि पर न गिरने पाए और अधिक चोट न लगने पाए। अगर अधिक चोट लग गया, हो सकता है कि मुंह के बल गिर जाए वो, है ना, हो सकता है कि नाक टूट जाए उसका, हो सकता है कि गले से ये जो है ना, ये जो नली है ना, ये नली ही दब जाए, ऊपर से गिरे तो फिर बचाने का क्या ही फायदा, कोई फायदा नहीं है। हो सकता है सर ही फट जाए गिर करके, तो क्या फायदा बचाने का। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है मेरे भाई। तो ये विद्युत के संपर्क में जब भी कोई इंसान आता है तो उसको छुड़ाना कैसे है, ये अगर आप एक इलेक्ट्रीशियन है तो आपको आना चाहिए, ठीक है। अगर एक सामान्य व्यक्ति है जिसको नहीं पता कैसे छुड़ाना है तो उसकी बात अलग हो गई, लेकिन जिसको आता है ना, जो अगर एक इलेक्ट्रीशियन है, जैसे आप एक इलेक्ट्रीशियन है, तो आपको आना चाहिए कि कैसे हमें इसको छुड़ाना है। क्लियर है मेरे भाई? यहां पर देखिएगा, मान लीजिए कि अगर दुर्घटना हो गई तो इस दुर्घटना से बचाव कैसे करना है बताइएगा, है ना। प्रिवेंशन फ्रॉम एक्सीडेंट, कैसे प्रिवेंट करना है, बचाव कैसे करना है किसी का। सुरक्षा चिन्हों को पोस्टर के रूप में लगाएं। सुरक्षा चिन्हों को क्या करें, पोस्टर में लगाएं। यानी कि सुरक्षा चिन्हों का मतलब है खतरे का जो चिन्ह होता है, जो सिंबल होता है, उसको चेतावनी का जो सिंबल होता है, सूचनात्मक का जो सिंबल होता है, निषेधात्मक का जो सिंबल। आपने सुना होगा ना कि पेट्रोल टंकी में जब आप जाते हैं तो आपसे क्या बोला जाता है, भैया नो स्मोकिंग, एलाउ नहीं है यहाँ पर स्मोक करना, है ना। फोन से बात करना एलाउ नहीं है। हालांकि फोन से बात करने का मतलब खतरे से नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। इसके लॉजिक को हम फिर कभी समझेंगे, लेकिन स्मोक करना वहां पर खतरा से है। अगर आप स्मोक करेंगे तो वहां पर खतरा हो सकता है, ठीक है ना। तो वहां पर क्या होता है कि सिगरेट का एक चिन्ह रहता है, उसको कट किया जाता है ना, ताकि
समझ में आए कि सिगरेट यहाँ पर नहीं पीना है, ठीक है ना। तो उस प्रकार का सुरक्षात्मक चिन्हों का पोस्टर आपको लगाना है, ठीक है ना, बचने के लिए, दुर्घटना से बचने के लिए। मतलब कि सामने वाले इंसान को नहीं पता है कि इस एरिया में क्या प्रतिबंध है, तो हमें पोस्टर के जरिए हम उसको बता सकते हैं कि नहीं बता सकते? बताइए, बता सकते हैं ना। हमें तो पता है लेकिन सामने वाले को नहीं पता, उसको हमें कैसे जानकारी देना है? तो हम सुरक्षात्मक चिन्हों का पोस्टर लगा करके उसको जानकारी दे सकते हैं, वो अवेयर हो सकता है। पहला। दूसरा है विद्युत यंत्रों, मशीनों पर खतरे का चिन्ह अवश्य लगाएं। भैया अगर 440 वोल्ट वाली मशीन है ना, तो 440 वोल्ट का वहां पर साइन लगाइए, एक छोटा सा पोस्टर लगाइए कि ये सिंगल फेज वाली है, 230 वोल्टेज वाली है, कितने वोल्टेज वाली है ना, कितने वोल्टेज वाली है, ये सब कुछ उसमें मतलब कि स्टिकर एक लगाइए जो वोल्टेज को दिखाए। वोल्टेज से हमें खतरा होता है, पता है ना आपको। 90 वोल्ट से ज़्यादा की वोल्टेज जहां हुई आपको तुरंत करंट का झटका लगेगा, 90 वोल्ट से नीचे पे नहीं लगेगा। लेकिन बात ऐसी है कि 90 वोल्ट से जितनी भी मशीनें हैं सब 90 वोल्ट से ज़्यादा पे ही चलती हैं। सिंगल फेज की मोटर 230 वोल्ट पे चलेगी, 3 फेज की मोटर 415 वोल्ट पे चलेगी। अब हमें बताया जाता है कि भाई 90 वोल्ट तक में कोई झटका नहीं लगता, ठीक है ना। और इलेक्ट्रीशियन जो होता है जो ज़्यादा मोटर मशीन पे ही काम करता है, ठीक है ना। तो ये बात है, इसमें भी चिन्ह लगाना चाहिए वोल्टेज का। नेक्स्ट है प्रत्येक मशीन के पास उस मशीन की दुर्घटनाओं से संबंधित सावधानियों का चार्ट लगाना चाहिए, ठीक है बात। प्रत्येक कार्यशाला में प्राथमिक उपचार का चित्र अवश्य लगाएं। प्राथमिक उपचार यानी कि जो आपका वर्कशॉप होता है ना, वहाँ पर फर्स्ट बॉक्स प्राथमिक उपचार का जो है चित्र लगाना चाहिए कि प्राथमिक उपचार में क्या करना है। डॉक्टर आने से पहले का जो कार्य होता है, जो दवाई होती है ना, जो उपचार होता है, उसको हम कहते हैं प्राथमिक उपचार। उसको हम क्या कहते हैं? प्राथमिक उपचार, ठीक है ना। आग बुझाने की रेत से भरी बाल्टियां, आग बुझाने के यंत्र सही स्थान पर रखें। जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है वो प्रॉपर सही जगह पे होना चाहिए, जहां उसके लिए अलग एक स्थान होता है वहां पर वो खड़ी होना चाहिए। और जो बाल्टियां होती हैं वो भी सही होना चाहिए, सही जगह पे होना चाहिए, है ना। मान लीजिए कि कोई एक फैक्ट्री है जहां पर गैस का काम चल रहा है, ठीक है, और वो गैस ज्वलनशील है, तो जहां पर वो गैस का काम चल रहा है वहीं पर ना आप बाल्टी से भरी रेत वाली, मतलब रेत से भरी बाल्टी वहां पर रखेंगे। ऐसा तो नहीं कि यहाँ आग का खतरा है और उस बाल्टी को जिसमें रेत भरी हो उसको 4 किलोमीटर दूर आप रखो, तो क्या ही फायदा है? कुछ फायदा नहीं है। तो आपको सही तरीके से प्रॉपर वे में काम करना है। प्रत्येक वर्कशॉप में जो उद्योग घर में मेन स्विच में एमसीबी ऐसे स्थान पर लगाएं जहां पर इलेक्ट्रीशियन या अन्य व्यक्ति आसानी से पहुंच सके, है ना। एमसीबी का फुल फॉर्म होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ये काम करता है फॉल्ट के टाइम पर, शॉर्ट सर्किट के टाइम पर और ओवरलोड के टाइम पर। जब ओवरलोड हो जाती है सर्किट या शॉर्ट हो जाती है सर्किट, उस समय ये मेन सप्लाई को बंद कर देता है ना। मेन सप्लाई को क्या करता है? कट कर देता है और आगे सप्लाई नहीं जाती है। तो एमसीबी को ऐसे स्थान पर आप लगाइए कि इलेक्ट्रीशियन हो या उस पर्टिकुलर स्थान में काम करने वाला व्यक्ति हो, उसको आसानी से अवेलेबल हो सके, आसानी से पहुंच सके, ठीक है ना। अब मेरी हाइट के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो एमसीबी इस हाइट पे होना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन मान लीजिए कि और ज़्यादा हाइट पे है और मुझे एमसीबी को डाउन कर रहा है तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा, तो फिर ये एमसीबी मेरे लिए तो किसी काम का नहीं है ना। ऐसा तो है ना कि लठ लेके मैं उस एमसीबी को अप डाउन करूंगा। तो एमसीबी ऐसे स्थान पर लगाना चाहिए जहां पर मतलब कि हर कोई वहां तक पहुंच सके। एक छोटे बच्चे की बात यहां पर नहीं हो रही है, ठीक है ना, एक इलेक्ट्रीशियन की बात हो रही है। किसी भी मशीन को हाथ लगाने से पूर्व उसका अर्थिंग दोष चेक कर लें। यानी कि कई बार बॉडी अर्थिंग भी आ जाती है और उस बॉडी अर्थिंग से भी इंसान की मृत्यु हो सकती है ना, हो जाती है। तो बॉडी में अगर अर्थिंग आ रही तो आपको झटका अवश्य लगेगा, इसलिए अर्थ फॉल्ट तो नहीं है, इस बात को क्लियर कर लीजिए, इसके बाद ही उसको छूइए। फिर प्रत्येक औजार को टूल किट में ही रखें, सही बात है। जहाँ पर आपको स्पैनर रखना है, रिंच पाना है रखना है, वहाँ पर रिंच पाना रखिए। जहाँ पर स्क्रू ड्राइवर रखना है वहाँ पर स्क्रू ड्राइवर रखिए। जहाँ पर कटर रखना है तो कटर रखिए, है ना। हर जो टूल किट होता है ना, उस टूल किट में स्लॉट बना होता है।
ठीक है ना, स्लॉट बना होता है। जैसे पेचकस रखना है स्क्रू ड्राइवर तो पेचकस का स्लॉट बना रहेगा ऐसे रखने के लिए, आरी रखना है तो आरी के आकार का स्लॉट बना रहेगा। तो हर चीज को सही तरीके से जमा करके रखिए। ये आपके 5S में भी आता है। किसमें? 5S में। ठीक है मेरे भाई, तो ये क्या है, ये हम क्या पढ़ रहे थे, दुर्घटना से बचाव। यानी कि आप इन चीजों को अगर इसको फॉलो करते हैं, इसको आप फॉलो करते हैं तो आप सेफ रहेंगे। आप क्या रहेंगे? बिल्कुल सेफ रहेंगे, है ना। तो सेफ्टी जो है ये हमारे जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। इसको सीखना ही नहीं, इसको इम्प्लीमेंट भी करना जरूरी है ना। आप सीख तो लिए किताबी ज्ञान में, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, इसको मान नहीं रहे हैं, तो फिर किसी काम का नहीं है। इसको मानना भी बहुत ही जरूरी है, ठीक है ना। फिर सुरक्षा के प्रकार आता है अगला आपका, कि सुरक्षा जो है हम सीख तो लिए भाई कि हमें खुद की सुरक्षा कैसे करना है, लेकिन अब सुरक्षा के भी प्रकार हैं कि कितने टाइप की सुरक्षा करना है। अब खुद का सुरक्षा तो आ गया, लेकिन हमेशा अपना ही सुरक्षा करते रहेंगे तो फिर काम क्या करेंगे। तो कितने टाइप के सुरक्षा होते हैं? ये सुरक्षा होते हैं टोटल 3 टाइप के। पहला होता है खुद की सुरक्षा करना, जिसको मानव सुरक्षा कहते हैं, और दूसरा मशीन की सुरक्षा करना, यानी कि कार्य की सुरक्षा करना, है ना। देखिए सुरक्षा के प्रकार हो गया, पहला शरीर की सुरक्षा करना, दूसरा है कार्य की सुरक्षा करना, और जो तीसरा है ये मशीन औजार उपकरणों की सुरक्षा करना, ठीक है ना। काम करते हैं आप तो मशीन को भी सेफ्टी देना है कि नहीं देना है ना, और फिर औजार को भी तो सेफ्टी देना है ना। स्क्रू ड्राइवर काम करके, है ना, फेंक दो कहीं पर भी, अगली बार जब काम आए तो बस ढूंढते रहो चश्मा लगा के। उपकरणों की सुरक्षा करना ये भी हमारी जिम्मेदारी है, हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। तो ये होते हैं टोटल 3 प्रकार के सेफ्टी, जिसमें से पहली जो सेफ्टी है वो ये है शरीर की सुरक्षा करना। क्या है? शरीर की सुरक्षा करना, यानी कि बॉडी की सेफ्टी करना, अपनी खुद की सुरक्षा करना, जिसमें है कार्यशाला में कार्य करते समय तकनीकी व्यक्तियों को कार्य करने योग्य चुस्त कपड़े पहनने चाहिए, जैसे डांगरी जिसको एप्रन कहते हैं, है ना, अथवा पैंट शर्ट, ढीले कपड़े जैसे धोती कुर्ता आदि का मशीनों में फंस जाने का डर रहता है। भाई धोती कुर्ता तो आजकल पहन के कोई जाता नहीं वर्कशॉप में, लेकिन फिर भी कही जा रही है, आपको सिखाया जा रहा है यहाँ पर कि भाई धोती कुर्ता पहन के मत जाना, है ना। वैसे भी आजकल के तो धोती कुर्ता तो छोड़िए, कपड़े भी ऐसे पहने जा रहे हैं जो समझ में नहीं आ रहे हैं, ठीक है। लूज कपड़े आपको नहीं पहनना है बिल्कुल भी, है ना। लूज कपड़े जो है ये नहीं पहनना है, ठीक है। चुस्त कपड़े पहनना है। किसी भी चलती हुई मशीन पर कार्य करते समय उसके चलते हुए पुर्जों जैसे नट बोल्ट आदि को ना छुएं, है ना। कई सारे ऐसे होते हैं यार, कई सारे ऐसे होते हैं जो बिल्कुल दिमाग के पैदल होते हैं, अकल के पैदल होते हैं। उनको दिख रहा है कि मैं इसको टच करूंगा तो खतरा है ना। उनको दिख रहा है सब कुछ कि इसको मैं छूंगा तो खुद को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, खुद को नुकसान हो सकता है, लेकिन नहीं, जब तक धोखा नहीं खाएंगे वो तब तक वो सुधर नहीं सकते, है ना। तो उनके लिए चेतावनी दे रहा भाई DGAT, उनके लिए चेतावनी दे रहा है भाई चलते हुए बेल्ट को ना छुओ भैया, हम आपके लिए बोल रहे हैं, ठीक है ना। हमें तो पता है हम तो नहीं छुएंगे, हम आपको बोल रहे हैं, DGAT कह रहा है तो आप भी ना छूना। बैटरी को उठाते समय व रखते समय इसके पानी से अवश्य अपने कपड़ों को बचा कर रखें, क्योंकि इसमें तेजाब मिला होता है। इसमें क्या होता है? तेजाब मिला होता है। और दूसरी बात, अगर मैं आपसे पूछूं कि जो आसुत जल होता है, बैटरी के अंदर आसुत जल डाला जाता है, इस आसुत जल का विद्युत चालकता कितना होता है? तो आप नोट कर लेना, इसकी चालकता होती है 5.5 माइक्रोसीमेंस से 6 माइक्रोसीमेंस इसकी विद्युत चालकता होती है, यानी कि इतना इसमें करंट का प्रवाह होता है, नॉर्मल करंट का प्रवाह होता है, ये समझिएगा। हाथ से प्रयोग होने वाले औजार या तेल या ग्रीस आदि की चिकनाई नहीं होनी चाहिए, अथवा काम करते समय औजार स्लिप हो सकते हैं और जिससे चोट लग सकती है। मान लीजिए कि आप हथौड़े का आपको काम करना है ना, चोट मारना है कहीं पर, हथौड़े के हैंडल पर ग्रीस लगा हुआ है, ऑयल लगी हुई है, उस केस में तो आप जैसे ही मारेंगे हथौड़ा तो वैसे ही वो सरक जाएगा हाथ से, जो होता है ना हथौड़े का मुट्ठा, जिसको आप क्या कहते हैं, हैंडल, अगर वो छटक गया और सामने अगर कोई है भैया तो फिर गेम बच जाएगा उसका, ठीक है ना। तो ये नहीं करना है आपको। फिर है
कार्यशाला में तेल, ग्रीस अथवा लोहे का बुरादा नहीं डालना चाहिए, है ना, क्योंकि पैर में लग सकते हैं, ये बात कही जा रही है। किसी भी मशीन पर कार्य करने से पहले उस मशीन के बारे में पूर्ण जानकारी होना चाहिए। गलत तरीके से प्रयोग करने से दुर्घटना हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। सुरक्षा पेटी का इस्तेमाल करना यानी कि सेफ्टी बेल्ट का इस्तेमाल करना। 1.5 मीटर से ऊपर के हाइट पे अगर आप काम कर रहे हैं तो सेफ्टी बेल्ट आपको लगाना होता है ना। 1.5 मीटर से ऊपर की हाइट पर अगर आप काम कर रहे हैं चढ़ करके तो आपको सेफ्टी बेल्ट लगाना जरूरी है, तो इसको भी आप सुन लीजिएगा। सीढ़ी या प्लेटफॉर्म का प्रयोग करो। सीढ़ी सहायक को पकड़कर रखने के लिए कहो, यानी कि जो सीढ़ी में चढ़ करके अगर आपको काम करना है तो फिर एक हेल्पर रख लीजिए, हेल्प करेगा, वो सीढ़ी को कस करके पकड़ा रहे ताकि सीढ़ी फिसले ना, गिरे ना, है ना। तो ये सारी बातें जो हैं ये कही जा रही हैं, ठीक है। तो ये बेसिक सी चीज़ें हैं मेरे भाई। अब लास्ट है आज का आपका यहाँ पर सेकेंड कि कार्य की सुरक्षा। शरीर की सुरक्षा आपने देख लिया, कैसे कैसे शरीर की सुरक्षा करना है, ठीक है ना। सेफ्टी बेल्ट के बारे में आपने देखा, है ना, टूल्स के बारे में आपने देखा, सही तरीके से जानकारी होना चाहिए, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें हैं। अब जितना महत्वपूर्ण है शरीर की सुरक्षा उतना ही महत्वपूर्ण है कार्य की सुरक्षा, क्योंकि अगर आपको कोई नौकरी दे रहा है तो फिर अपना काम कराने के लिए नौकरी दे रहा है, ठीक है ना। आज के टाइम पे तो ऐसा भी हो रहा है कि भाई आपको कुछ भी हो जाए बस हमारा काम फाइनल होना चाहिए, है ना। अक्सर ऐसा प्राइवेट नौकरियों में होता है, ठीक है। इसीलिए कहते हैं प्राइवेट नौकरी और सरकारी नौकरी में फ़र्क होता है। अगर सरकारी नौकरी में जरा सा भी आपको खरोच आए, जरा सा भी आपको कुछ आए ना, तुरंत इलाज होगा। और आप वहाँ पर अगर आपको चोट लगा है तो चोट ग्रसित, है ना, चोट लगा हुआ व्यक्ति से कभी भी काम नहीं करवाया जाता है सरकारी नौकरी में। प्राइवेट में ऐसा कुछ नहीं है ना। प्राइवेट में खून ही निकलता रहे ना, फिर भी आप पट्टी बांध के काम करो, आपको आउटपुट देना होता है, ठीक है। ये फ़र्क होता है सरकारी और प्राइवेट में। इसलिए बिल्कुल दोस्तों ताबड़तोड़ तरीके से मेहनत करो और सरकारी नौकरी लो। कार्य की सुरक्षा यानी कि जॉब की सेफ्टी क्या है? कार्य की सुरक्षा का अर्थ है कि मरम्मत की जाने वाली मशीन अथवा उसके भागों की सुरक्षा से है। इसके लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि कार्यशाला में तकनीकी कार्य शुरू करने से पूर्व कार्य से संबंधित पूरी प्लानिंग करना होता है, ठीक है ना। पूरी प्लानिंग, जैसे कि अगर किसी की शादी होनी है, मान लीजिए आपके घर में अगर शादी होना है भाई बहन या खुद की, तो पूरा प्लानिंग किया जाता है ना। डेकोरेशन वाली प्लानिंग, खाना वाली प्लानिंग, है ना, और शॉपिंग वाली प्लानिंग, ठीक है। गाड़ी अगर बारात जाने वाली है तो गाड़ियों की प्लानिंग, हर चीज़ की प्लानिंग करना पड़ता है। वैसे काम की भी प्लानिंग करना होता है। ऐसे करने से कम टाइम पे ज़्यादा काम होता है और सही काम होता है, ठीक है। यदि कोई नया पुर्जा तैयार करना है या किसी पुर्जे को ठीक करना है तो उसके लिए सबसे पहले उसकी ड्राइंग या ऑपरेशन शीट तैयार करिए। ड्राइंग अगर आपका तैयार है तो काम मिस्टेक हो ही नहीं सकता, बाई मिस्टेक भी नहीं हो सकता, काम प्रॉपर तरीके से सही होगा। क्लियर, टाइम की बचत होगी। कटिंग के लिए प्रयुक्त औजार जैसे कटिंग टूल की धार पर्याप्त होनी चाहिए अथवा पार्ट पर धारियों के निशान पड़ सकते हैं, ये भी सही बात है। जॉब पर कटिंग करते समय अधिक गहरा कट नहीं लगाना चाहिए। भारी जॉब को मशीन पर बांधने के लिए पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। कटिंग टूलों का प्रयोग करते समय जॉब की धातु के अनुसार कूलेंट अथवा लुब्रिकेंट का प्रयोग करना चाहिए। जैसे आप हेक्सा ब्लेड चलाते, पता नहीं हेक्सा ब्लेड, हेक्सा ब्लेड से मान लीजिए कि आप कोई मोटी चादर काट रहे हैं, मोटी जॉब काट रहे हैं, है ना, लोहे की चादर काट रहे हैं जिसकी थिकनेस मान लीजिए कि 20 mm है, तो आपको वहाँ पर पानी लेना चाहिए और टाइम टाइम पर रेती जब चला रहे होते हैं तो वहाँ पर कूलेंट के रूप में पानी डालना चाहिए ताकि ब्लेड गर्म ना हो। अगर गर्म होगी तो टूट जाएगी, ठीक है ना। तो वही बात यहाँ पर कही जा रही है। जॉब पर कार्य करते समय निर्धारित मशीनों, औजारों व उपकरणों का ही प्रयोग करें, अन्यथा जॉब व मशीन को नुकसान पहुँच सकता है, ठीक है ना। ये 8-10 पॉइंट है जो किसके हैं, कार्य की सेफ्टी यानी कि जॉब की सुरक्षा के बारे में बता रही है, ठीक। नेक्स्ट है कि मशीन, टूल्स, इंस्ट्रूमेंटन की सेफ्टी, वो सभी सेफ्टी ये है, देखिए आप पढ़ लीजिएगा इसको, ठीक है ना, ये सब कुछ पढ़ लीजिएगा मेरे भाई। इसका PDF आपको टेलीग्राम पर मैं दे दूंगा, ठीक, टेलीग्राम पर PDF आपको मिल जाएगा, तो टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लेना। बाकी डेली तौर पर आपको सुबह के 8 बजे क्लास मिलने वाला है। अगली जो हमारी क्लास होगी वो स्वास्थ्य और सुरक्षा का ही क्लास होगा और वो क्लास इसका दूसरा लेक्चर होगा,
ठीक है। दूसरा लेक्चर होगा, मुझे उम्मीद है कि जो मैं आपके प्रति मेहनत कर रहा हूं मेरे भाई, उस मेहनत का जो रिटर्न है वो प्यार के रूप में मिलेगा। तो जितना मैं उम्मीद कर रहा हूं, है ना, जितना मैं उम्मीद कर रहा हूं तो उस उम्मीद पे खरा उतरिएगा। बाकी मैं अब डेली तौर पर आपको एक एक क्लास देता रहूँगा सुबह के 8 बजे, तो देखना मत भूलिएगा। डेली आइएगा, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और सेशन को कर दीजिए लाइक और शेयर। बाकी मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।